हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू द एडुवर्स न्यूज एनालिसिस। स्वागत है आपका एडुवर्स न्यूज एनालिसिस के अंदर। टुडे इज 10 नवंबर ऑफ 2022 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। तो सबसे पहले नजर मान लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बिफोर दैट, अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। फॉर ज्वाइनिंग द टेलीग्राम ग्रुप यू हैव टू टाइप एडुवर्स न्यूज एनालिसिस इन अ टेलीग्राम और आप वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप वहां से कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है तो वहां से भी आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आर्टिकल हमारे लिए जो न्यूज आर्टिकल है वो है केरला गवर्नमेंट मूव्स टू डाइवेस्ट गवर्नर ऑफ चांसलर रोल। अब ये जो आर्टिकल है वो रिलेटेड है हमारे पेपर GS2 से। ये GS2 से रिलेटेड आर्टिकल है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेट करता है। अब इस आर्टिकल के अंदर क्या निकल के आ रहा है, इस आर्टिकल के अंदर छोटी सी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। देखिए, ये जो भी पॉलिटिक्स चल रही है, यहाँ पे जो भी इनके कॉम्प्लिकेशंस चल रहे हैं, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ एक बार आप देख सकते हैं। छोटा सा न्यूज है तो आप देखने में कोई हर्ज नहीं है। यहां पे बोला जा रहा है कि रिजॉल्व द गवर्नर हिमसेल्फ द प्रोम्यूट द ऑर्डिनेंस रिमूविंग हिम फ्रॉम द पोजीशन। मतलब गवर्नर को जो है, या ध्यान रखिएगा, गवर्नर को जो चांसलर की पोजीशन है ना, चांसलर की पोजीशन है वहां से हटाने की बात कर रहे हैं, है ना, कि वहां से ऑर्डिनेंस लेके आएंगे और चांसलर की पोजीशन के गवर्नर को हटाया जाएगा। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, जैसे स्टडी हुई थी MM पुंची कमीशन 2007 में आया था, ध्यान से आप इसको पढ़ेंगे तो MM पुंची कमीशन 2007 में आया था। अब इसने क्या बोला था, टू स्टडी द सेंटर स्टेट रिलेशन। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा कि MM पुंची जो है किस चीज से रिलेटेड है और ये जो कमीशन है किस चीज से रिलेटेड है, तो ये सेंटर स्टेट के रिलेशन को स्टडी करने के लिए आया था। वॉज अगेंस्ट द ग्रांटिंग गवर्नर द पावर ऑफ चांसलर। तो चांसलर के पावर से हटाने के लिए, ऐसा करने के लिए कि गवर्नर को बहुत ज्यादा बर्डनिंग दी जा रही है चांसलर की पावर दे दे के, तो चांसलर का रोल भी गवर्नर को दिया जा रहा है। अभी यहाँ पे कुछ ज्यादा एलिगेशंस निकल के आए थे, बहुत ज्यादा नेगेटिव पॉइंट्स निकल के आए थे कि गवर्नर वाइस चांसलर के जो डिसीजन थे और चांसलर के जो डिसीजन थे, मतलब चांसलर कौन, गवर्नर के डिसीजन थे, वो एक दूसरे के क्या हो रहे थे, अपोजिट हो रहे थे। बहुत सारी नेगेटिव चीजें निकल के रही थी, है ना, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है एक तरीके से। उसको रिजॉल्व करने के लिए अभी यहाँ पे एक ऑर्डिनेंस लेके आया जाएगा और अगर ऑर्डिनेंस नहीं हुआ तो फिर स्टेट जो है विधानसभा में चीज पारित करेगी और वाइस चांसलर की जो, मतलब चांसलर की जो पावर है, गवर्नर की जो पावर है, ऐसा चांसलर उसको रिमूव कर देगी, हटा देगी। क्लियर हो गया पॉइंट, ये आपको समझना है, छोटी सी इंफॉर्मेशन है। चलिए आगे नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है इज रिलेटेड टू पेपर GS2 गवर्नेंस सोसाइटी सोशल इशू GS1 GS2। इस चीज से आप इसे रिलेट कर सकते हैं, है ना। सेंट्रल डिवाइसेस न्यू गाइडलाइंस फॉर द टीवी चैनल्स के लिए नई गाइडलाइंस निकाली है टू ब्रॉडकास्ट द सोशली रिलेवेंट टॉपिक कंपलसरी। तो एक छोटी सी न्यूज है, यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नर ने बोला है कि आप लोग जो है किसको, टीवी चैनल्स वालों को, जितने भी न्यूज वगैरह दिखाते हैं, कि आप लोग सोशली एस रिलेवेंट न्यूज को दिखाइए। कम से कम हर दिन आपको आधे घंटे, दैट मीन्स 30 मिनट रिलेवेंट इंफॉर्मेशन न्यूज आपको बतानी पड़ेगी, है ना। कैसे, किस चीज से रिलेटेड, यहाँ पे देखिए 8 लिस्ट दी हुई है, 8 लिस्ट यहाँ पे दी है। इससे रिलेटेड कौन कौन सी है, एजुकेशन, स्प्रेड ऑफ लिटरेसी, ठीक है, एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड न्यूज को बताइए आप, हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के चीजों को बताइए, जैसे कोई स्कीम बता दी, है ना, हेल्थ और फैमिली वेयर में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या सैनिटेशन कैसे रखना है, साइंस और टेक्नोलॉजी में कुछ अच्छा इनोवेशन हो रहा है तो उस चीज को आप बताइए अच्छे से, है ना। वेलफेयर ऑफ द वुमेन और वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शन के बारे में बताइए, सोसाइटी के अंदर कैसे कैसे चीजें हो रही हैं, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, एंड कल्चरल हेरिटेज को बताइए, नेशनल इंटीग्रेशन के लिए न्यूज लेके आइए। तो आपको कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करना है, तो ये आप यहां से तो कर ही सकते हैं। GS2 गवर्नेंस से रिलेटेड हो जाता है, सोसाइटी सोशल इशू GS1 GS2 से रिलेटेड हो जाता है। एक आप इसको कहां यूज कर सकते हैं, अपने ऐसे के अंदर भी यूज कर सकते हैं। कैसे, अब देखिए, कभी भी पिलर थर्ड ऑफ द फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी का आता है ना बात, फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी क्या है,
न्यूज़ चैनल्स वगैरह, है ना, जितने भी न्यूज़ चैनल्स हो गए और ये जितनी भी चीज़ें हो गई, है ना, तो ये सब फोर्थ पिलर तो डेमोक्रेसी हो गया। अब अगर ये फोर्थ पिलर तो डेमोक्रेसी है तो इसमें ये बताने की जरूरत है कि इसका कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करे, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स उठाए, गवर्नमेंट ने ये गाइडलाइंस उठाई, तो एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि आजकल देखेंगे ना तो आप न्यूज़ क्या चलती है, अनाप शनाप न्यूज़ आती है जिसका कोई रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं होती, आधी से ज्यादा न्यूज़ तो बस ऐसी रहती है। तो इसलिए ये चीज़ लेके आई गई है ना, ये चीज आपको याद रखना है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर मूव करते हैं और एडिटोरियल सेक्शन की ओर मूव करते हैं। बिफोर मूविंग द एडिटोरियल सेक्शन हम क्या करते हैं, सबसे पहले न्यूज को देख लेते हैं, फटाफट सारी न्यूज जो हम है कवर कर लेते हैं, देन आफ्टर दैट वी विल मूव गो टू द एडिटोरियल सेक्शन। ओके चलिए, ये एक छोटी सी न्यूज है, जीएस पेपर नंबर 2 से रिलेटेड है। आपका एक होमवर्क है, यहाँ पे मैं आपको होमवर्क देता हूं कि आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में रीड करना है लक्ष्मीकांत से। आपको जाना है, लक्ष्मीकांत उठाना है और सुप्रीम कोर्ट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट का जो चैप्टर है उस चैप्टर को पूरा का पूरा रीड करना है। ये आपका आज का होमवर्क है। अगर आप होमवर्क को कर लेते हैं तो आपको वापस से इस वीडियो में आना है और नीचे लिखना है कमेंट सेक्शन में डन कि मैंने ये चैप्टर को खत्म कर लिया, है ना। ऐसे करते करते आज मैं आपको चीजें पूरा खत्म करवा दूंगा, है ना। चलिए मैं आपका क्या करूंगा, नेक्स्ट डे से चलिए आपको सुप्रीम कोर्ट तो खत्म करना ही है और लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 1 भी आपको करना है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ये आपका होमवर्क है। आप मेरे साथ क्या करेंगे, आप मेरे साथ रीड करना स्टार्ट करेंगे। आपको पता नहीं चलेगा कब आपका लक्ष्मीकांत खत्म हो गई, कब आपकी स्पेक्ट्रम खत्म हो गई, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बस आपको करना है, मेरे साथ जितना टारगेट मैं देता जाऊं उतना बस आपको करना है। और जैसे ही आप ये 2 चैप्टर खत्म करते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आके डन लिखना है ना। आप ये लेक्चर देखने के बाद आप जाएंगे, रीड करेंगे, उसको रात को आपको डन जरूर लिखना है। क्लियर। चलिए यहां पे जो जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी हैं, टेक द चार्ज ऑफ द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन्होंने चार्ज लिया है, कल ही चार्ज लिया है 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, है ना। इनका टर्म जो है 2 साल का टर्म रहने वाला है। अब इनके बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और बता देता हूं कि इनके जो फादर थे इंडिया के सबसे लॉन्ग लास्टिंग जो है लॉन्ग सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, है ना। तो ये काफी एक रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है, आप इंटरेस्टिंग फैक्ट इनके बारे में जानने के लिए। अब इनका पूरा नाम आप पढ़िए, इस जस्टिस धनानंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी, ये 50 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, 2 साल के लिए तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इनके बारे में कुछ मैं चीजें बताता हूं कि ये जो है बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी है और इन्होंने बहुत ही पॉजिटिव रोल प्ले किया है इंडियन डेमोक्रेसी के लिए और इंडियन जुडिशरी के अंदर, है ना। और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है सेफ्टी वेल्व ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को बचाने के लिए इन्हें क्या कहा जाता है, सेफ्टी वेल्व ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का सेफ्टी वेल्व है ये, है ना। अब इन्होंने कैसे कैसे मामले देखे आप खुद सोचिए। अयोध्या लैंड डिस्प्यूट इन्होंने देखा, राइट टू प्राइवेसी का मामला इन्होंने देखा, जस्टिस ऑफ केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर भी ये बेंच 9 जज की बेंच थी, वहां पे भी इन्होंने लिखा राइट टू प्राइवेसी वॉज अ फंडामेंटल राइट, इन्होंने डायरेक्टली लिख दिया अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए राइट टू प्राइवेसी किसके अंदर आता है, आर्टिकल 21, जी हाँ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर हुआ। चलिए फिर उन्होंने बताया है कि इन्होंने अनमैरिड वुमेन अबॉर्शन जो केस था ना, अबॉर्शन जो 20 वीक होता था उसे 20 से 24 वीक तक इन्होंने कर दिया बढ़ा के, है ना। ये डिसीजन इन्होंने लिया। अब ये जो है अनमैरिड वुमेन के लिए था, प्रेगनेंसी वाला, ये बहुत अच्छा हिस्टोरिकल डिसीजन था। फिर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ सेम सेक्स, जो सेक्शन 377 था उसे डिक्रिमिनलाइज किया, है ना। डिक्रिमिनलाइजिंग द सेम सेक्स रिलेशनशिप पार्शली स्ट्रक डाउन द सेक्शन 377 ऑफ इंडियन पैनल कोड। इन्होंने क्या रूल किया, वैलिडिटी ऑफ आधार स्कीम को रूल किया। सबरीमाला इशू को देखा, ठीक है। परमानेंट कमीशन फॉर द 2 मेन ऑफिसर्स ऑफ आर्म फोर्सेस, जो परमानेंट कमीशन वुमेन की जो परमानेंट कमीशन है आर्म फोर्सेस के अंदर, उसको भी एक तरीके से हवा दी, उसको भी आगे बढ़ाया, है ना। बॉम्बे हाईकोर्ट एडिशनल, ये बॉम्बे हाईकोर्ट के एडिशनल सोलिसिटर जनरल थे, ये आपको याद रखना 1 साल के लिए, ठीक है। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट थे ये 31 अक्टूबर 2013 तक। फिर उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में
आ जाते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट। तो देखिए काफी डायनेमिक पर्सनालिटी है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है रिसेंटली के, तो थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलते हैं और डिमांड करते हैं तो मैं इनके बारे में एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा, एक तरीके से इनकी बायोग्राफी लेके आऊंगा कि कब पैदा हुए, कैसे कैसे इन्होंने क्या क्या काम किए, इंपॉर्टेंट क्या जजमेंट से, और फिर उसमें क्या क्या वर्डिक्ट आया, क्या कॉन्फ्लिक्ट आया, इनकी लाइफ में क्या रहा है, सारी चीजें मैं इनके बारे में डिस्कस करूंगा। चलिए ओके, तो ये सारी चीजें हमने देखी। अब नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन लोवेस्ट इन द 18 ईयर। 18 साल में जो ग्राउंड का जो पानी है, ग्राउंड वाटर है, पिछले 18 साल में सबसे नीचे जा चुका है। आप ध्यान से देखिए, सबसे नीचे जा चुका है। ये कौन असेसमेंट कर रहा है? रिसेंटली रिपोर्ट निकाली है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने, CGWB। CGWB, ध्यान से सुनिए, CGWB सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड इन्होंने निकाली है। क्लियर। अब कुछ डेटा दिया है, डेटा याद नहीं रखना है, जस्ट रीड करना है आपको। क्या? इंटायर कंट्री इज 437.6 क्यूबिक मीटर एनुअल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन हो रहा फॉर द इंटायर कंट्री, 239.16 BCM अकॉर्डिंग टू द 2022 असेसमेंट रिपोर्ट। ये ऐसे छोटे छोटे डेटा हैं जो आप एक बार रीड कर सकते हैं, वैसे लिए रटने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है ये कि 18 साल में सबसे ज्यादा नीचे जो है पानी नीचे गया हुआ है, ग्राउंड वाटर कम हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके रिगार्डिंग हमें वर्क करना होगा। यहां देखिए ध्यान से, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की बारे में बात करता हूं। ये क्या है? द सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड इज अ नेशनल एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कैरी आउट अ साइंटिफिक सर्वे करवाता है, जो अभी ये करवाया है, एक्सप्लोरेशन करवाता है, मॉनिटरिंग द डेवलपमेंट, मैनेजमेंट, regulation of the country's vast groundwater resources for the irrigation, drinking, domestic and industrial need। किसी भी नीड के लिए ये ग्राउंड वाटर एक्सप्लोटेशन ये सारी चीजों को देख रेख करता है। क्लियर। इस्टेब्लिश्ड इन 1954, ये 1954 में बना था, याद रखना है। कब इस्टेब्लिश हुआ था बताइए आप, जरा बताना है आपको। 1954 में, याद कीजिए मेरे साथ, इस बार इस तरीके से क्वेश्चन पूछा भी गया था, है ना। तो 1954 में स्टेब्लिश किया जाता है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड को। इसका फंक्शन किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स के अंदर आता है। मैंडेट क्या चीजें? टू डेवलप द डिसमिनेट टेक्नोलॉजीज एंड मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल पॉलिसिंग फॉर द साइंटिफिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैनेजमेंट। अब देखिए जनरल से स्टेटमेंट है, फटाफट इसको आप एक बार रीड कर लीजिए। अगर कभी क्वेश्चन में आता है तो आप इसको क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन में पुट कर सकते हैं। क्लियर हुआ पॉइंट। इक्विटी विजन क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, ये इसका विजन है ना। आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी, हमने डिटेल में इस चीजों को डिस्कस किया। अब हम मूव करते हैं हमारे एडिटोरियल सेक्शन की ओर। चलिए, पहला जो एडिटोरियल है जिसे हम डिस्कस करना है, ये हमारे जीएस पेपर 2 से रिलेटेड है। पॉलिटी जीएस पेपर 2 से रिलेट करता है। अब यहाँ पे एक मीनिंग भी दी है, जिसको नहीं आया तो पीडीएफ डाउनलोड करके वो पढ़ सकता है। इस तरीके से इंपॉर्टेंट मीनिंग भी मैं दे दिया करूंगा, तो आप इसे जाके रीड कर सकते हैं जस्ट नॉर्मली। क्लियर। चलिए, कंसिडरिंग कंसेंट। अभी इस आर्टिकल को, वैसे तो हम इस इशू को कई बार डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी आप लोगों के लिए मैं एक छोटा सा और बता देता हूं। इस आर्टिकल के अंदर बोला गया है, इस आर्टिकल के अंदर ये बोला गया है कि जो एज ऑफ कंसेंट है, उस एज ऑफ कंसेंट को क्या करना है? बढ़ाने की बात कर रहे हैं। पहले जो एज ऑफ कंसेंट हुआ करती थी, अभी 18 ईयर है ना। अभी 18 साल से बच्चे अगर रिलेशनशिप में आते हैं, सपोज सेक्सुअल रिलेशनशिप में आते हैं और ये चीज पता चल जाती है और ये चीज इस तरीके से ऐसा हो जाता है, तो उनके ऊपर केस हो जाता है। जनरली ऐसा होता है कि जो लड़की है वो 18 ईयर से कम है और लड़का जो 18 साल से या तो ज्यादा है या तो कम है, दोनों केसेस होते हैं। उस केसेस में उसके ऊपर पॉक्सो एक्ट लग जाता है। और भले ही वो जो केस है वो कंसेंसुअल है, दोनों ने एक दूसरे को कंसेंट दी है, इसके बाद उनके बीच में कुछ इंटरसेक्सुअल और सेक्सुअल रिलेशनशिप हुआ है, लेकिन फिर भी ये चीज हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पे आदेश दिया है कि लॉ कमीशन को, कि लॉ कमीशन जी आप ना इसके ऊपर वर्क करिए, एक ऐसा लॉ लेके आइए, आप ना इस चीज को सुधारने की कोशिश करिए। समय के साथ चीजें ना चेंज होती हैं, ऐसा नहीं होता कि वही चीजें बस रखी रहती है। तो हमें ना जरूरत है अब इन सारी चीजों को करने की। तो रीथिंक करिए, क्राइटेरिया ऑफ एज ऑफ कंसेंट को अभी बढ़ाने, कम करने की बात की जा रही है कि जो
16 साल इसको एज ऑफ कंसेंट को कर देना चाहिए, है ना। तो पॉक्सो एक्ट के अंदर ये चीजें बताई गई, एज ऑफ कंसेंट फॉर द सेक्सुअल इंटरकोर्स फ्रॉम 16 फ्रॉम टू 18 ईयर्स। क्लियर हो गया, ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। अब बहुत सारे केस बुक होते हैं अंडर द एक्ट, एडोलसेंट ग्रुप 16 ईयर और अबव, रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट इंक्लूडिंग इलोपिंग, इंटेंशन ऑफ गेटिंग मैरिड, या तो बच्चे भाग भाग के शादी करना चाहते हैं। बहुत सारी जगह उनको जो है पता नहीं होता, लॉस के बारे में नहीं मालूम है, या क्या है, क्या सारी चीजें, ये सारी चीजें मालूम नहीं होता है तो कर लेते हैं। और जब वो कर लेते हैं तो उनके ऊपर ये पॉक्सो एक्ट लग जाता है। जनरली लड़कों के ऊपर लगता है ना, और फिर वो उनकी लाइफ जो है बर्बाद हो जाती है और विक्टिम बन जाते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। क्लियर हो गया। फिर रिसेंटली यहाँ पे बताया गया है कि जो जस्टिस जीएस वर्मा कमेटी जो थी, अमेंडमेंट ऑफ क्रिमिनल लॉ ऑल्सो कमांडेड द एज ऑफ कंसेंट विल बी रिड्यूस टू 16। तो जस्टिस जीएस वर्मा की कमेटी ने भी ये चीज बोली थी। क्या बोला था? बोला था कि इससे एज ऑफ कंसेंट शुड बी रिड्यूस टू 16 ईयर्स ऑफ एज। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर हो गया। चलिए इसमें कुछ और पॉइंट देख लेते हैं अपन। ये देखिए, व्हाट इज लॉ कमीशन। सबसे पहले न्यूज में है बॉडी, तो हम लॉ कमीशन के बारे में भी देख लेते हैं। लॉ कमीशन इज द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसे कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है टाइम टू टाइम में। ये परमानेंट बॉडी नहीं है जिसे गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करती है। क्लियर हुआ। द फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज 1955 में इसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। 3 साल के लिए इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। द फर्स्ट लॉ कमीशन वॉज स्टैब्लिश ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज एरा। पहला टॉप की अगर मैं बात करता हूँ 1834 में चार्टर एक्ट 1833 के तहत। देखिए हिस्टोरिकल पॉइंट भी कवर हो गया ना यहाँ से, किसके तहत? चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के से है, जिसे चेयर किया था लॉर्ड मैकॉले ने। मैकॉले ने इसको जो है हेड किया था। तो ये आपको याद रखना है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है लॉ कमीशन का, कैसे वर्क करती है लॉ कमीशन? ये वर्क करती है, वर्क एज एन एडवाइजरी बॉडी। देखिए ये एक एडवाइजरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर आती है और इसको एडवाइस करती है ना। मतलब लॉ कमीशन के अंदर टेक्निकल लोग रहेंगे, ऐसा समझ लीजिए, है ना, जिनको इन्फॉर्मेशन है। और ये क्या करेगी? मिनिस्ट्री, ये हमारी मिनिस्ट्री है, लॉ मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है, इसको क्या करेगी? रिकमेंडेशन देगी और इसके अंडर में ही है, इसके अंडर में है, और इसको क्या करेगी? सजेशन देगी कि आप इस तरीके से वर्क करिए। फिर ये जो है मिनिस्ट्री है आगे फैसला लेगी कौन से इसके रिकमेंडेशन को लेना है और उस रिकमेंडेशन में क्या क्या वर्क करना है। द लॉ कमीशन अंडरटेक द रिसर्च इन लॉ, रिव्यू एग्जिस्टिंग लॉ इन इंडिया फॉर मेकिंग द रिफॉर्म, देयरफॉर इनेक्टिंग न्यू लेजिस्लेशन और द रेफरेंस मेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट और सुमोटो। ध्यान से सुनिए, इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश कीजिए। क्या होता है लॉ? क्या देश में लॉ कैसे बनता है, किसी इंडिया के अंदर लॉ कैसे बनता है? जैसे या अभी क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया किसको? लॉ कमीशन को, कि लॉ कमीशन जी आप क्या करिए, आप इसका सजेशन दीजिए, एक रिपोर्ट तैयार कीजिए और लेजिस्लेशन के पास भेजिए कि वो लॉ बनाए। इसकी में एज ऑफ कंसेंट जो है, जो कि लॉ बनाने का काम तो पार्लियामेंट का है, आपको सबको मालूम है, तो पार्लियामेंट ही लॉ बनाएगी। लेकिन सजेशन कौन देगा? लॉ मिनिस्ट्री के द्वारा जाएगा सजेशन, लॉ मिनिस्ट्री से होते हुए जाएगा, कौन देगा? लॉ कमीशन देगा, है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो इस तरीके से चीजें जो होती हैं फ्लो होती हैं। तो लॉ कमीशन जब सजेस्ट करता है कि यार सर ये जो लॉ है ना बहुत पुराना हो गया है और अब रिलेवेंट है टाइम के साथ, क्योंकि क्या हो रहा है, लॉ बुक और ये सारी चीजें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीजें क्या है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है ना, बढ़ता रहता है समय के साथ। जैसे जैसे परिस्थितियां बदलेंगी उस समय के हिसाब से लॉ भी चेंज होते रहेंगे, कानून जो है प्रथा जो है चेंज होती रहेगी, है ना। अपार्ट फ्रॉम हैविंग द फुल टाइम चेयरपर्सन, द कमीशन विल हैव द 4 फुल टाइम मेंबर। 4 जो है फुल टाइम मेंबर है इसके अंदर, इंक्लूडिंग मेंबर सेक्रेटरी, लॉ एंड लेजिस्लेटिव सेक्रेटरीज इन द लॉ मिनिस्ट्री विल बी द एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द चेयरमैन। जो लॉ एंड लेजिस्लेटिव सेक्रेटरीट होता है लॉ मिनिस्ट्री के अंदर, वो इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, मतलब अपने आप बन जाता है। अगर वो बनेंगे तो ये बन ही जाएंगे। क्लियर। इट विल ऑल्सो हैव नॉट मोर देन 5 पार्ट टाइम मेंबर। पांच जो है पार्ट टाइम मेंबर, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। A retired सुप्रीम कोर्ट जज और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट विल बी द हेड ऑफ द कमीशन। इस कमीशन को हेड कौन करेगा? क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि इस कमीशन को हेड कौन करेगा। इस कमीशन को हेड करने वाले हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, या फिर कौन? रिटायर सुप्रीम कोर्ट के जज जो होंगे वो इसे हेड कर सकते हैं। क्लियर होगा पॉइंट। चलिए
अब कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन देख लेते हैं इनकी। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन ऑफ लॉ कमीशन। लॉ कमीशन की कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन को हम देखने की कोशिश करते हैं। द लॉ कमीशन इन इट्स 262nd रिपोर्ट रिकमेंडेड एबोलिशन ऑफ डेथ पेनल्टी। देखिए, डेथ पेनल्टी का जो रिकमेंडेशन है किसने दिया था? लॉ कमीशन ने दिया था। फॉर ऑल क्राइम एक्सेप्ट टेररिज्म रिलेटेड ऑफेंस वेजिंग अगेंस्ट वॉर क्राइम ऑफ स्टेट। इट्स रिपोर्ट इलेक्टोरल रिफॉर्म। दूसरा क्या बताया इन्होंने? पहला रिपोर्ट मैंने बता दिया आपको, क्या? डेथ पेनल्टी को एबोलिशन करने की। सेकंड रिपोर्ट क्या है? इट्स सेकंड रिपोर्ट क्या है? यहाँ पे याद रखिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड 1999 में सजेस्ट किया था साइमल्टेनियसली लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन टू इम्प्रूव द गवर्नेंस और स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। फिर तीसरा क्या बताया था इन्होंने? तीसरा बताया था द लॉ कमीशन had also recommend the implementation of यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूसीसी हमने कई बार डिस्कस कर चुके हैं यूसीसी के बारे में। अगर आप प्रीवियस लेक्चर देख रहे हैं और रेगुलर हैं तो आपको पता होगा यूसीसी के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी डिस्कस किया हुआ, क्या क्या आया जा सकता है ना। फिर आता है क्रिमिनल प्रोसीजर ऑफ आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 which replaced the Identification Prison Act 1920 was also proposed for the Law Commission of India। चीजें क्लियर हो रही हैं आपको बात? तो ये चौथा पॉइंट भी याद रखना है। तो 3-4 पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन जो लॉ कमीशन की वो हमने देख ली। आई होप क्लियर हो रही होंगी चीजें आपको। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर क्या है? GS1 और GS2 दोनों से ये रिलेट करता है। सोसाइटी, सोशल जस्टिस, पॉलिटी, गवर्नेंस, ये सारी चीजें आ जाती हैं। द EWS जजमेंट एंड द शैडो ऑफ पेंडोरा। अब पेंडोरा क्या है? पेंडोरा समझ लीजिए एक ऐसा बॉक्स है ना। मतलब किसी को बॉक्स को दिया था और मतलब एक क्या हुआ था, मैं एग्जांपल एक कहानी सुनाता हूँ आपको कि एक राजा था या एक कोई महंत आए थे, किसी ने उसने क्या किया, एक इंसान को, एक आदमी को एक बॉक्स दे दिया और ये बोला कि अगर आपने इसको खोला तो इसके अंदर की चीज़ें जो हैं वो गायब हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएगी, वो आपको फिर कभी नहीं मिलेगा और इसके अंदर बहुत नायाब नायाब चीज़ें हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, आपको मैं दे रहा हूँ, इतना बढ़िया उपहार दे रहा हूँ आपको। और ये योग जिस आदमी को दी तो वो आदमी लेके बैठा रहा, उसने कभी वो जीवन में बॉक्स खोला ही नहीं। सोच लीजिए ना, उसने क्या किया, उसने वो जीवन में बॉक्स खोला ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर वो बॉक्स खोलेगा तो क्या हो जाएगा, वो चीज़ें खत्म हो जाएगी। उसको ये लगता था, अब उसको ये लगता था तो इसने कभी बॉक्स खोला ही नहीं, वो तो कभी उसके ऊपर चर्चा ही नहीं हुई, बात ही नहीं हुई, तो ये इसलिए उसके नाम से पड़ जाता है पेंडोरा। तो ये पेंडोरा का बॉक्स है। तो ये कहानी छोटी सी जो मैंने आपको बताई, तो आप आई होप चीज़ें आपको अब याद रहेंगी, पेंडोरा बॉक्स क्या होता है ना। आंसर में कभी भी आप आए तो इस तरीके से लिख सकते हैं, तो अच्छा इम्पैक्ट जाता है कि इसकी वोकैब और ये सारी चीज़ें ना कितनी अच्छी हैं। चलिए मूव करते हैं अपन। अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉ ग्रांटिंग 10% रिजर्वेशन, जो अभी इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के लिए पास हो गया है कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें बोल दिया कि बर्थडे की ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है EWS के लिए रिजर्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे जो बात चल रही है कि किस तरीके से जैसे परसेप्शन ऑफ सेल्फ प्रोक्लेम बैकवर्ड क्लासेस, प्रीवियसली क्या हुआ था कि जस्टिस रंजन गोगोई जो समय एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं और उन्होंने एक स्ट्रक डाउन किया था यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस गवर्नमेंट 2014 का नोटिफिकेशन, जिसके अंदर जाट को सेंट्रल लिस्ट में इंक्लूड कर लिया जाता है। जाट जो कम्युनिटी है, जाट कम्युनिटी को ओबीसी के अंदर सेंट्रल लिस्ट में इंक्लूड कर लेते हैं, ऐसा उन्होंने बोला था नोटिफिकेशन में। लेकिन यहाँ पे जस्टिस रंजन गोगोई ने इस चीज़ को मना कर दिया, है ना। ये इशू निकल के आया था, तो ये यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है कि सेल्फ प्रोक्लेम्ड नहीं, आप ऐसा नहीं होगा कि आपने आए और बोला कि यार मैं जो हूँ ना सोशली बैकवर्ड क्लासेस हूँ और मुझे चाहिए रिजर्वेशन, हमको चाहिए फुल रिजर्वेशन, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला था उस समय। The issue of justice concluded was not whether reservation was a tool to address the millennia of caste discrimination or instrument of affirmative action। तो अभी क्या हो रहा है, एक डायलेमा हो रहा है कि क्या ये इशू निकल के आता है कि जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन दी जा रही है, तो क्या ये इसलिए है कि एक ही एफर्मेटिव एक्शन है, एक पॉजिटिव एक्शन है, आगे लाने की बात कर रहे हैं, या आप इसको बस एक तरीके से ऐसा बना के रख दिया है कि आप डिस्क्रिमिनेशन का बेसिस में लेके चल रहे हैं। तो किस लिए हो रहा है, ये चीज बात कर रहे हैं। इस आर्टिकल के अंदर मैं आपको क्रक्स बताऊं तो इसके अंदर ये बताया गया है कि आपसे पूछा गया है कि आप ये बताइए कि
क्या ये सही होगा कि आज देश के आजाद होने के 75 साल बाद भी लोग अपने आप को बैकवर्ड कहते हैं और ये कहते हैं कि प्रीवियसली कभी हमारे साथ, हिस्टोरिकली हमारे साथ अन्याय हुआ था और तो इसलिए हमें रिजर्वेशन चाहिए, हमें बराबर का अधिकार नहीं मिला था इसलिए हमें रिजर्वेशन चाहिए। क्या ये सही पॉइंट है? क्या ये वैलिड पॉइंट है? इज इट टोटली रॉन्ग? ऐसा ये आर्टिकल कह रहा है ना। देखिए यहाँ पे मेरा कोई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है ना, मैं कोई भी अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे रहा। शशि थरूर जी ने जो लिखा है वो मैं बता रहा हूँ, है ना, जो आपको थोड़ा सा समझना है। तो इन्होंने ये चीज बताई कि क्या कास्ट सिस्टम है और किस तरीके से जो कास्ट सिस्टम है जो हमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस है, इन्होंने भी एक तरीके से नहीं बोला है, इन्होंने भी वेरियस जजमेंट का जो है हेल्प ली है, उस जजमेंट के हेल्प से उस वर्डिक्ट से इन्होंने सारी चीज़ों को समझाने की कोशिश की है ना। आप इसको समझ सकते हैं। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या किया मैं आपको बता देता हूँ। मोस्ट स्ट्राइकिंग डे द कोर्ट, इसको आपको रीड करना है ना, ये एक आर्टिकल मैं बोलूंगा जो आपको क्या करना है, जाना है और रीड करना है, जरूर से जरूर पढ़ना है। मैं टेलीग्राम में पीडीएफ शेयर कर दूंगा, डाउनलोड करके इसको पढ़ना है आपको। सोशल बैकवर्डनेस को समझा रहे हैं कि सोशल बैकवर्डनेस क्या है ना, कभी आया तो आप इसको लिख सकते हैं। इट सेड दैट नाइदर मोस्ट स्ट्राइकिंग वेयर द कोर्ट्स ऑब्जर्वेशन ऑन व्हाट कॉन्स्टिट्यूट, कोर्ट कहता है, ये कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, कोर्ट कहता है कि क्या है बैकवर्डनेस, क्या है सोशल बैकवर्डनेस। क्वेश्चन आता है आपसे तो क्या है सोशल बैकवर्डनेस, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। इट सेड दैट नाइदर एजुकेशन नॉर इकोनॉमिक बैकवर्डनेस which the government refer to where enough through both may contribute to social backwardness। ना ही एजुकेशनल बैकवर्डनेस ना ही इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस सोशल बैकवर्डनेस होती है ना। बट सोशल बैकवर्डनेस द कोर्ट ऑब्जर्व इज दैट डिस्टिंक्ट कॉन्सेप्ट, ये एक अलग ही कॉन्सेप्ट है जो एमर्ज होता है मल्टीपल सर्कमस्टांसेस से। कहां से कहां तक रेंज करता है ये, सोशल एंड कल्चरल एंड इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल एंड इवन पॉलिटिकल। अगर ये सारी चीज एक साथ हो, जैसे कि सोशल बैकवर्ड है, कल्चरल बैकवर्ड है, कल्चर में बहुत पीछे है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, एजुकेशनली बैकवर्ड है और इवन पॉलिटिकली बैकवर्ड, सारी चीजें अगर देखने को मिलती है तब ये पॉइंट आउट होगा पॉइंट कि हाँ ये सोशल बैकवर्डनेस एक्चुअल में है, नहीं तो नहीं। क्लियर हुआ पॉइंट। तो ये कोर्ट ने बोला यहाँ पे, ये ऐसा शशि थरूर जी कह रहे हैं, है ना, ऑथर ये कह रहे हैं, ठीक है। अब ये बता रहे हैं कि नया मेथड लाने की आवश्यकता है हमें, कि हम जो बैकवर्डनेस है उसके ऊपर नया मेथड लेके आए और उसके ऊपर वर्क करें, है ना। इन्होंने बताया कि इजी डिटर्मिनेशन ऑफ द बैकवर्डनेस, कि हमें इजी डिटर्मिनेशन ऑफ द बैकवर्डनेस हो जाना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ग्रुप ऐसा बैकवर्ड्स ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सिर्फ कास्ट के बेसिस पे नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें गलत है जो हम इजीली आज कर लेते हैं कि ये जो है इस कास्ट का है तो ये बैकवर्ड होगा, ऐसा नहीं है। आप देखिए ना कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एससीज और एसटी कम्युनिटी के हैं लेकिन बहुत अच्छी पोजीशन में है, आज गवर्नमेंट के अंदर बहुत अच्छी पोजीशन में है। आप देखिए ध्यान से कि हमारे रिसेंट का एग्जांपल, हमारी जो प्रेसिडेंट है इंडिया की, जो फर्स्ट सिटीजन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है ना, एक बैकवर्ड क्लासेस से आती हैं, है ना, एसटी कम्युनिटी से आती हैं। आप सोच लीजिए ना कि अगर इस जगह पे पहुंच रहे हैं तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि वो कास्ट अब द कास्ट इज नो मोर बैकवर्डनेस, क्योंकि उसको रिप्रेजेंटेशन हर जगह मिल रहा है। क्लियर हो गया पॉइंट आपको। ये आपको यहाँ पे चीजें याद रखनी है और अपने पॉइंट आउट करना है। इस आर्टिकल को आपको जरूर से जरूर रीड करना है। क्लियर हो गया। हिस्टोरिकली बताया ये जो इस आर्टिकल के अंदर बताया गया, इट इज नॉट वेल सफिशिएंट। ये अब जो है सफिशिएंट नहीं कि आप ये बोलें कि मेरे साथ पिछली बार ऐसा हुआ था, हमारे समाज के साथ इस तरीके से हुआ था पहले, आप कह सकते हैं कि हिस्टोरिकल पॉइंट में हमारे साथ अन्याय हुआ था तो इसलिए आज हमको रिजर्वेशन चाहिए, है ना। देखिए हिस्ट्री गई, आज जो हिस्ट्री हो गई वो हिस्ट्री है। आज प्रेजेंट क्या है, हमें प्रेजेंट और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट लेके चलना है कि आज अगर सब जगह लेवल प्लेइंग फील्ड बना के रखनी है सब लोगों के लिए कि सब बराबर हो रहे, अब फिर से डिफाइन करने की आवश्यकता है कि क्या होता है बैकवर्डनेस, क्या चीजें हैं, कौन बैकवर्डनेस है कौन नहीं, ये सारी चीजें हमें देखने की अब आवश्यकता है। क्लियर हुआ पॉइंट। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। इसमें व्हाट क्राइटेरिया, देखिए क्वेश्चन एक आता है कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए अब बैकवर्डनेस का, तो डिक्लेयर द बैकवर्डनेस, है ना। तो ये कंपटीशन बना हुआ, जी मोर बैकवर्डनेस देन द ईच अदर। अभी चल रहा है कि हम आपसे ज्यादा बैकवर्ड हैं और लोग बोलते हैं हम आपसे ज्यादा बैकवर्ड हैं, तो ये तो गलत बात है ना यार, इस तरीके से नहीं चलना चाहिए। जैसे कि मीना और गुज्जर्स में राजस्थान के अंदर एक लड़ाई चल रही कि कौन ज्यादा बैकवर्ड है।
आप सोचिए ना कि आजकल क्या चल रहा है, आजकल ये चल रहा है कि कौन पिछड़ा जाता है ना, जबकि आज फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या होना चाहिए हमारा, क्या हम सबसे आगे हैं। ये लोग छोड़ के आज हमारे यहाँ क्या डिस्कस हो रहा है कि कौन सबसे ज्यादा पिछड़ा है। ठीक है, जैसे कि गुजरात में सेम चल रहा है पटेल्स के ऊपर, गुजरात में महाराष्ट्र के अंदर मराठास का चल रहा है। ठीक है, ट्रांसजेंडर जजमेंट हो गया, डिस्क्वालिफाइंग हो, जाट होगा। तो कास्ट इज नॉट अ गुड इनफ बेसिस एंड द कास्ट is not either. Now lack of education, income does not sufficient, but misfortune for being the born transgender does not how to determine who deserve the reservation in our society. तो अभी जरूरत है जो हमें इसे नए क्राइटेरिया के साथ और बैकवर्डनेस की डेफिनेशन के साथ आना चाहिए, ना कि ओनली ऑन द सोल क्राइटेरिया ऑफ द कास्ट। ओके, ये आपको याद रखना है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर, और देखिए इसको हम और थोड़ा सा देखते हैं। अब ये 2 फिंगर टेस्ट है, GS 2, 3, 4 पेपर से रिलेटेड है, कई बार डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं हम, किया है ना हमने आर्टिकल को डिस्कस। नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाना है, ध्यान से इसको देखना है पूरे आर्टिकल को। आप चाहें तो सिर्फ आर्टिकल को भी देख सकते हैं ना, जो वो आर्टिकल है उसमें देखिए, बाकी वीडियो छोड़ दीजिए, जरूरी थोड़ा ना पूरा वीडियो देखना है आपको, है ना। तो वहां से आप रिवीजन कर सकते हैं। इसमें वही सारी चीजें जो है रिपीट हुई हैं, बताई गई हैं, तो एक बार आप इसको चाहे तो रीड कर सकते हैं खुद से। वैसे लेक्चर मैंने बना दिया इसके ऊपर, तो आप वहां से जाके इसको देख सकते हैं। अब ये गवर्नर वर्सेस गवर्नमेंट का इशू निकल के आता है ना, ये पॉलिटिक्स डिस्कस की गई है, हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, गवर्नर वर्सेस गवर्नमेंट, गवर्नर की क्या पावर है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो इसको हम थोड़ा सा देखेंगे। चलिए, एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, अब इस क्वेश्चन को आपको बताना है ना। आई होप आप लोग इसका आंसर जरूर देंगे। क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करना है और इसका आंसर देने की कोशिश करना है, इसके बाद मैं इसको डिस्कस करूंगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द डिस्क्रिशनरी पावर गिवन टू द गवर्नर ऑफ स्टेट। स्टेट के गवर्नर को कौन सी डिस्क्रिशनरी पावर दी जाती है। तो पावर ऑफ द गवर्नर आपको आज जाके रीड करना है। ठीक है, पहला पॉइंट, सेंडिंग द रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इम्पोजिंग द प्रेसिडेंट रूल। पहला, appointment the minister reserving certain bill passed by the state legislature or consideration of the president India. दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, मेकिंग द रूल ऑफ कंडक्ट ऑफ बिजनेस टू द स्टेट गवर्नमेंट। क्या ये होता है, ये आपको बताना, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करना है, आंसर देना है। आई होप आप लोगों ने अब तक कर लिया होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसके आंसर को। देखिए आर्टिकल 163 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये गवर्नर सेल एक्सरसाइज हिज फंक्शन और पावर को बताया गया है आर्टिकल 163 के तहत। आर्टिकल याद रखना है आपको, है ना। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर सभी के सभी जो है 1 और 3 जो है इसके अंदर सही है। ये देखिए बी वाला ऑप्शन, 1 सेंडिंग रिपोर्ट कर सकता है और 3 ये वाला कंस्टिट्यूशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है ना, रिजर्विंग द सर्टेन बिल एंड पास द कंस्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। अपॉइंटमेंट ऑफ द मिनिस्टर, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल, ये सारी चीजें और बाकी जो है ये करना ही पड़ेगा, ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ द मिनिस्टर की अगर मैं बात करता हूं, तो अगर कोई पार्टी मेजोरिटी में आ गई है, जीत के इलेक्शन, तो करना ही पड़ेगा इलेक्शन, है ना। उसमें ऐसा नहीं है कि उनका डिस्क्रिशनरी पावर है कि नहीं मैं नहीं करूंगा, मैं तो इसको बना ही नहीं रहा, तो ऐसा नहीं हो सकता। 2014 के ऊपर पूछा गया था ये क्वेश्चन, आप ये डिटेल में डिस्कशन है ना, इसको जाके एक बार रीड कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग रीड कर लेंगे। मेंस के 2 क्वेश्चन आप लोगों के सामने हैं आज, इसको आपको जरूर से करना है, अटेम्प्ट करना है। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और 2022 रिसेंटली एग्जामिनेशन के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। वेदर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट कैन सेटल द पॉलिटिकल टसल बिटवीन द लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। आपको बताना है, क्या बताना है, आपको बताना है कि वेदर सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है जुलाई 2018 में क्या सेटल करता है पॉलिटिकल टसल बिटवीन द लेफ्टिनेंट गवर्नर और इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ द दिल्ली। दोनों के बीच में टसल चल रहा था, उसके ऊपर जो क्वेश्चन पूछा गया, देखिए अभी भी इशू चल रहा है गवर्नर का, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि इसके ऊपर पूछा जाएगा, तो आपको तैयार करके जाना। जब पता है तो गवर्नर को तैयार कर लो प्रॉपर अच्छे तरीके से, है ना। एक तरीके से आप देखिए, मैं पेपर ही यहाँ पे बता दे रहा हूँ, है ना। अगर आप ये कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको निकलना तय है। क्लियर। डिस्कस द एसेंशियल कंडीशन फॉर एक्सरसाइज ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर बाय द गवर्नमेंट। आपको लेजिस्लेटिव पावर बताना है गवर्नर की। डिस्कस द लीगैलिटी ऑफ रीप्रोमुलेशन ऑफ ऑर्डिनेंस बाय द गवर्नर विदाउट प्लेसिंग देम बिफोर द
लेजिस्लेचर। तो आपको अभी इस बार क्या हुआ था, सबसे ज्यादा क्या पास हुआ था, एक तरीके से ऑर्डिनेंस वगैरह, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन इस बार क्वेश्चन यूपीएससी के अंदर पूछा गया था, है ना। तो ये मैं अटेम्प्ट भी करके आया था, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको मैंने प्रॉपर अच्छे से लिखा था क्योंकि इसके ऊपर प्रॉपर न्यूज़ पड़ी हुई थी, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमको पता ही था, तो हमने पहले से करके रखा था, पहले से इसके ऊपर नोट्स बना के रखे थे। वही चीज आपको भी करना है, तो गवर्नेंस रिलेटेड आपको नोट्स रेडी करके आपके रखना है। क्लियर? चलिए, अब ये छोटा सा आर्टिकल है, आप चाहें तो इसको रीड कर लें, जस्ट रीड इज इनफ फॉर दिस आर्टिकल, है ना। यहाँ पे पर्टिकुलर मैटर पीएम 2.5 के बारे में डिस्कस किया गया है, पीएम 10 के बारे में डिस्कस किया गया है ना। इन दोनों के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है ना। कि कौन सा पॉल्यूशन होता है, ये कितना, जैसे दिल्ली जो है 4th नंबर पे आता है। सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर, जो दोनों पार्टिकल मैटर होते हैं ना, ये इस दोनों को क्या बोलते हैं, SPM, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, ये दोनों को इसको कहते हैं। तो अगर इसके बेसिस में पॉल्यूशन देखें तो जो दिल्ली सिटी है वो वर्ल्ड के अंदर 4थे नंबर पे आती है, 4th नंबर पे आती है। सोचिए कितना ज्यादा पॉल्यूशन है। रिसेंटली अभी जब बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो गया था, है ना। अब आप ये मैप देखिए ध्यान से, आपको 2.5 का लेवल देखना है, आपके सामने स्क्रीन में मैंने डिटेल में निकाल दिया है ना। अब आप इसको क्या करिए, इसको बिल्कुल ध्यान से नजर मारिए। आप देखेंगे यहाँ पे पाएंगे कि इंडिया एनुअल स्टैंडर्ड 40 है, पीएम 2.5 का पर माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। WHO की गाइडलाइन के हिसाब से 5 है। यूपीएससी के अंदर ये जो स्टेटमेंट है ना, मैं आपको दिखाता हूं अभी स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट यूपीएससी प्रीलिम्स 2012, सॉरी 2022 प्रीलिम्स, इसी साल के प्रीलिम्स के ऊपर ये स्टेटमेंट डायरेक्ट उठ के आ गई थी एज इट इज। तो इसलिए जो मैं बोलता हूं आपको करना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये एज इट इज स्टेटमेंट आई थी, है ना। इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सारी चीज जो मैं बोल रहा हूं उसको आप रीड करिए, है ना। इसलिए रीड कर, जो चीज पढ़ाने वाली होती है, जो चीज नहीं पढ़ना हो तो मैं बता देता हूँ कि इसको आपको रीड नहीं करना है, मैंने करेक्ट समझा दिया है। जो रीड करना वो मैं आपको बता देता हूँ, है ना। ये आपको रीड करना है आज आर्टिकल, जाके PDF टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं आप। ईयर 2010 से अपन स्टार्ट करते हैं, 2000, 2005, 2010, 2015, 2020, ये रिसेंट का है डेटा, है ना। तो आप देखिए कि जो पॉल्यूशन का लेवल है अभी 80 to 100 था, है ना। वो कहाँ, ये 2000 में कितना था, फिर 2005 में कितना था, फिर 2010 में कितना था, 2015 में कितना था, तेजी से बढ़ गया, यहाँ तक फैल गया। 2020 में यहाँ थोड़ा कम हुआ, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब देखिए अभी तक हल्का सा रेड था, अब हम ये 100 to 200, देखिए यहाँ पे ब्राउनिश आ गया, यहाँ पे ब्राउनिश आ गया, यहाँ पे ब्राउन आ गया, तो हम ब्राउन की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। जितना पॉल्यूशन लेवल बहुत ज्यादा सिवियर हो रहा है हमारा, है ना। तो ये आपको याद रखना है ना। ये जो गाइडलाइंस जो इसमें बोली गई क्यों हुआ था, यहाँ पे बताया गया कि जो कोर्ट ने देखा कि जो 2 मेजर पॉल्यूटिंग फैक्टर हैं वो कौन कौन से है, व्हीकल और इंडस्ट्रीज, ये 2 मेजर पॉल्यूटर्स हैं। तो ये यहाँ पे बताया गया, यहाँ पे वेरियस जो है स्कीम्स जो हैं वो उसको डिस्कस की गई हैं, मतलब नाम जस्ट डिस्कस किया गया है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ सारी चीज़ें स्कीम्स वगैरह के बारे में, है ना। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स वगैरह, नेशनल एयर क्वालिटी प्रोग्राम हो गया, नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हो गया, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हमने कल ही डिस्कस किया था, कल परसों के अंदर। तो ये आपको देखना है। अब कौन कौन से वो होते हैं पॉल्यूटर्स होते हैं वो आपको याद रखना है, पॉल्यूशंस कौन कौन से, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, है ना। इन सबको मेजर किया जाता है, पार्टिकुलर मैटर, ये सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं, है ना। ये आपको याद रखना है। नेशनल जो NAAQSA ये अडॉप्ट करता है, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे अच्छे से। NAAQS the acceptable annual limit for PM 2.5 is 40 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। रट लीजिए, ऐसा ऐसा कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। क्या आ जाता है कि PM जो 2.5 का लेवल है, अब देखिए क्या हो रहा है कि यूपीएससी जो है अब डिटेलिंग में जा रहा है ना, थोड़ा सा डिटेलिंग में जा रहा है। तो PM 2.5 का, क्योंकि ये जो होता है बहुत इशू इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो है जा रहा है डिटेलिंग। PM 2.5 जो है कितना बताया गया है, 40 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। क्लियर? 40 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ये एनुअल बताया गया है, एवरेज इतना हो सकता है। एंड 60 माइक्रोग्राम
फॉर PM10। ये PM10 के बारे में बताया गया। रिन्यूड WHO स्टैंडर्ड मीन वाइल प्रिस्क्राइब एंड एक्सेप्टेड एनुअल एवरेज 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब फॉर PM2.5 एंड 15 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब फॉर PM10। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर हो गया। तो 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब और PM2.5 ये दोनों चीजें आपको याद रखना है। वाइल 2.5 ऐसा पॉल्यूटेंट वाज द ओनली इंक्लूडेड इन 2009। तो 2009 में इसको इंक्लूड किया गया है। कंप्यूटर मॉडलिंग स्ट्रक्चर बाय द अर्बन इमिशन, ये आपको याद रखना है। आई होप आप लोगों ने चीज़ें अच्छे से देखी होंगी, समझी होंगी और आपको समझ में आ भी गई होंगी, है ना। आप लोग क्योंकि बहुत ज़्यादा होशियार लोग हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं यार। आप लोग होशियार हैं, उसमें तो कोई शक हो ही नहीं सकता किसी को, है ना। किसकी इतनी मजाल जो आप पे शक करे आप लोग तो हैं होशियार। तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। लेक्चर पसंद आया हो तो फटाफट लेक्चर को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और अपने फ्रेंड्स सर्कल के साथ शेयर कीजिए इसको। और हम चीज़ें मैं जो है प्लान कर रहा हूँ आप लोगों के लिए लेके आने के लिए, तो वो सब हम बहुत अच्छे से लेके आएंगे। लेकिन उसके पहले आपको चैनल को सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब करना है और तेजी से इसको फैला देना, लाइक करना है, कमेंट करना, प्यारा प्यारा कमेंट करना, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले। ओके, सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।